एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में। उसका नाम है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है। और उसमें हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिकीकरण के बारे में, क्योंकि अक्सर करके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे अति लघुत्तरीय का प्रश्न हो, लघुत्तरीय या दीर्घ, किसी ना किसी में कहीं कहीं पे दो चीज़ों में, कहीं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में बृहद रूप से चर्चा करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इससे एक भी प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, ठीक है, जिसके पास एक बुद्धि होती है। मनुष्य क्या है? एक बौद्धिक प्राणी है। बौद्धिक प्राणी होने के नाते उनमें अनुभव प्राप्त करने, अनुभव को संचित करने तथा अनुभव से लाभ उठाने अर्थात सीखने की क्षमता पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि ये बौद्धिक प्राणी होने के नाते इसमें कई मुख्य चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ये अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया और उससे क्या, उस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकाल लिया। जैसे मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि आग से आप जल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने आग को हाथ लगाया, अब आप जल गए ना। तो अब आप जब जल जाएंगे तो आपको एक अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है। अनुभव प्राप्त हुआ कि हम आग को छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो आप दूसरों को भी छूने से क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अनुभव को संचित करने और अनुभव के लाभ उठाने के अर्थात सीखने की क्षमता पाई जाती है। तो अनुभव से ये क्या करता है, लाभ भी उठाता है और उससे क्या करता है कि उसको संचित भी करता है। ये क्षमताएं क्या मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी क्षमता के कारण वह उत्तरोत्तर जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में सदैव प्रगति व उन्नति करता आया है। मतलब कह रहे हैं यही जो अनुभव है और ये जो क्षमता पाई जा रही है अनुभव करने की, अनुभव से लाभ उठाने की, अनुभव को संचित करने की, इसी से वो पूरे जीवन में, ठीक है, क्या पूरे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, जीवन जीने का क्षेत्र हो, बच्चों को डील करने का क्षेत्र हो, अपना घर बसाने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी जाता है तो वहाँ पर हमेशा प्रगति करता है, उन्नति करता है, ठीक है, इसी अनुभव के बल पर ही। मानव समाज का परंपरागत समाज में आधुनिक समाज में परिणित होना इसका साक्षात प्रमाण है। मतलब कह रहे हैं कि जो मानव समाज है इसमें परंपरागत समाज में आधुनिक समाज का परिणित हो रहा। मतलब कह रहे हैं जो लगातार परंपरागत, दादाजी पहले कुर्ता धोती पहनते थे, उनका बेटा भी पहन रहा, उनका नाती भी पहन रहा है, उसमें अब क्या हमें मॉडर्न चीज़ें देखने को मिलती हैं, आधुनिक समाज देखने की मिलती हैं। पहले बच्चे पैंट पहनना स्टार्ट किए, अब फटी जींस पहनकर घूम रहे हैं। तो एक तरीके से ये बेवकूफ़ियत है, लेकिन क्या आधुनिकता ही इसी को आधुनिकता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ये प्रमाण देखने को मिलता है कि जो परंपरागत समाज था उसके ऊपर अब मॉडर्न यानी आधुनिक समाज जो है क्या लगातार हावी होता चला जा रहा है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण की घोत है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो ये लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, कुर्ता धोती से कुर्ता पैजामा पे आए, कुर्ता पैजामा से पैंट पे आए, वो बेल बॉटम वाला पहनते थे, फिर जीन्स का पैंट और जीन्स के पैंट में भी फटा पैंट पहन के घूम रहे हैं। तो ये लगातार जो हमें परिवर्तन कर दिखाई पड़ रहा है यही क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है। जिसका प्रारंभ पश्चिम में यूरोपीय समाज में हुआ था। मतलब कह रहे हैं ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हमें पश्चिम में जो यूरोपीय समाज था वहाँ से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसे लाने में वैज्ञानिक प्रगति तथा औद्योगिक क्रांति का यह विशेष योगदान रहा है। कह रहे हैं कि जिसे लाने में जो ये परिवर्तन आया है, इसको लाने में हमें क्या, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति मतलब लगातार वैज्ञानिक लोग हैं, लगातार शोध कर रहे हैं, कहीं पे जहाज बना दिया, रॉकेट बना दिया, मंगल ग्रह तक पहुंचा दिए, तो इसमें जो है ये। और जो औद्योगिक क्रांति है, मतलब जैसे पहले पैंट बनता था उसको और मॉडर्न किया, जीन्स का बना दिया, जीन्स को और मॉडर्न किया, उसको फटा हुआ बना दिया। तो ये क्या कर रहा है, इसमें हमें लगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान इन दोनों का देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। मतलब कह रहे हैं जो आधुनिकी की नई प्रक्रिया है इसमें शिक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दिखाई देता है, शिक्षा का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिखाई पड़ता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई लड़का है जो गांव में पढ़ता है,
तो वो देखिए कमर के ऊपर पैंट बंद करेगा, शर्ट को अंदर दबाएगा, वो एकदम अजीब तरीके से पहनता है ना, कमर के ऊपर पैंट, पैंट नीचे एकदम फैला हुआ, जूता उसी टाइप का, और पूरी बटन बंद कर लेता है शर्ट की, यहाँ कॉलर तक एकदम पूरी बटन बंद कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी भी गाँव में कहीं कहीं पे देखने को मिलती हैं। लेकिन जो बच्चा बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, उसका देखो रहने का स्टाइल, चश्मा लगाएगा, बाल पूरा एकदम टू साइड कटवाएगा, पैंट छोटे पहनेगा, शूज़ अलग तरीके से पहनेगा, कोट पैंट एकदम, बोलने का तरीका। तो इसमें हमें जो है ये आधुनिकता जो है ये हमें शिक्षा, इसमें भी शिक्षा क्या काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही है। ठीक है, कह रहा है यद्यपि आधुनिकीकरण मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ, किंतु इसका नियोजित, क्या कह रहे हैं, इसका नियोजित एवं अव्यवस्थित रूप होने के कारण इससे वांछित लाभ प्राप्त ना हो सके और आज के कई दोष सामने आए। मतलब कह रहे हैं कि ये जो है आधुनिकीकरण मानव जाति के लिए क्या कभी हमारे लिए एक वरदान के रूप में दिखाई पड़ा, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, एक नियोजित और अव्यवस्थित स्वरूप होने के कारण, मतलब ये नियोजित नहीं है, इसका स्वरूप व्यवस्थित नहीं है। मतलब पैंट पहनते थे, अच्छा है, छोटा पहनने लगे वो भी ठीक है, फटा पैंट पहनने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। अब सर कहोगे कि सर आप तो एकदम फटे पैंट के पीछे ही पड़ गए। तो भाई हम एक उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, किसी का यहाँ पे कोई भी किसी को ठेस पहुँचाने की बात नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है, बस कुछ भी मॉडर्न बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, टिकटॉक वालों को देखो क्या हुआ, अब टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टा पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, ये अव्यवस्थित रूप से। ठीक है, तो इससे हमें क्या वांछित लाभ ना हो सका, मतलब अच्छे तरीके से कोई लाभ नहीं हो सका, और इसके कई दोष हमें सामने आए। ठीक है, इसमें से एक बड़ा दोष है संस्कृति विलंबना। ठीक है, मतलब कह रहे हैं संस्कृति विलंबना की स्थिति में सामान्य करना भी है, मतलब सामना करना भी है। मतलब कह रहे हैं ये लगातार जो है ये मॉडर्न तरीका है, ये अपनी संस्कृति को, जो पीछे संस्कृति थी उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि जैसे क्या बताएं आपको कि एक अलग लेबल चल रहे हैं। जैसे संस्कृति थी, पहले वो लड़कियां जो थी पूरा वस्त्र पहनती थी, अभी भी आप अगर साउथ इंडियन की फिल्में देखते होंगे तो वहाँ पर कोई भी ऐसी सीन नहीं दिखाई जाती, ना कोई भी ऐसा कोई कपड़ा दिखाया जाता है, कहीं कहीं पर दिखा देते हैं, वो एक्सेप्शन की बात है। लेकिन अभी भी एक कल्चर है, मूवी एक मंदिर के साथ स्टार्ट होती है, या एक मस्जिद के साथ, या एक गुरुद्वारा के साथ स्टार्ट होती है, तो वो दक्षिण की जो फिल्में होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये लगातार समाप्त होती जा रही हैं। आप बॉलीवुड में घुसिए, हॉलीवुड में घुसिए, इसमें कोई वो नहीं है, कोई संस्कृति नाम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं आधुनिकीकरण के दोष कुछ भी हो, इनका निराकरण शिक्षा द्वारा व शिक्षा के विभिन्न साधनों द्वारा ही संभव है। मतलब कह रहे हैं जो आधुनिकीकरण के ये दोष हमें देखने को मिलते हैं, इसका अगर हमें निराकरण करना होगा, इससे हमें छुटकारा पाना होगा, तो ये हमें जो है कहाँ से, शिक्षा के द्वारा ही इन चीज़ों को हम समाप्त कर सकते हैं। जो सभी लोग शिक्षित होंगे और अपने कल्चर के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, तो उसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, उसके द्वारा ही संभव है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही इन चीज़ों को, दोषों को हम दूर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा। हम आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, उसकी परिभाषा भी देखते हैं। अब पहले बात करते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ, किसे कहते हैं आधुनिकीकरण। बात करें आधुनिकीकरण का शाब्दिक अर्थ है अधिकतम, क्या, अधिकतम विचारों का स्वरूप या अधिकतम स्तर से अनुकूल करना। मतलब कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण जो है ये क्या कह रहा है कि आधुनिकतम विचारों का स्वरूप, मतलब जो आधुनिकतम विचार आ रहे हैं लगातार, जो हमें परिवर्तन, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले आप छोटे रहे होंगे तो आप कपड़ा जो चूज़ करते होंगे वो आपके लिए एक अलग चीज़ रहा होगा, लेकिन अब आप कपड़े को चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक अलग लेवल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आधुनिकतम स्तर से अनुकूल करना। मतलब कह रहे हैं कि लगातार देखने को हमें मिल रहा है परिवर्तन। ठीक है, हीरो ये पहन रहा है, हीरोइन ये पहन रही है, तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा, आप उसी के अनुकूल ढलना चाहेंगे ना कि आप उनको अपने अनुकूल बनाएंगे। आप क्या करेंगे, आप उनके अनुकूल बनेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनुकूलन से हम परंपरा अथवा अर्ध परंपरा का त्याग कर विचार कार्यों का, तथ्यों का आधुनिकतम
उपलब्धियों की सहायता से सरल, सुगम, सुविधाजनक एवं प्रगतिशील बनते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो ये अनुकूलन वाला परंपरा है, जो अनुकूलन वाला कार्य है, ये जो हमारा परंपरा चल रहा था या अर्ध परंपरा चली आ रही थी लगातार, जैसे समझ सकते होंगे कि अभी भी आपके पिताजी हो सकता है अगर मॉडर्न नहीं होंगे तो अगर शहरों में नहीं रहते होंगे तो वो जीन्स वगैरह नहीं पहनते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि जो ये लगातार परिवर्तन परंपरा चल रही थी उनको त्याग कर दिया, उन विचारों को त्याग कर दिया, उन कार्यों को त्याग कर दिया। ठीक है, तथा उन तथ्यों को क्या कर दिया, उन तथ्यों का भी त्याग कर दिया आधुनिकतम उपलब्धियों की सहायता से। मतलब लोग जो लगातार हमारे सामने उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं, अब जैसे वो पुराने तरीके के पैंट बिकने बंद हो गए, ये सारी चीज़ें, या वो कोई भी सामान आप उठा के देख सकते हैं। फ़ोन नोकिया का पहले चलता था और अब नोकिया का वो फ़ोन आता ही नहीं है। अब जब फ़ोन जो आ रहे हैं वही तो आप खरीदोगे। तो वही कह रहे हैं कि जो इसमें क्या हुई, हमें उपलब्धियां हुई, उसकी सहायता से हम सरल, सुगम और सृजनक एवं प्रगतिशील बनते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप समझ सकते होंगे कि जो हमें सुविधाएं उपलब्ध हो रही, पहले जो नोकिया का फ़ोन मिलता था उस पर आप क्या पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे ना, वही सांप वाला गेम खेल सकते थे। लेकिन अब जो आपको फ़ोन मिला है इस पर आप बैठ के देखिए, पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कह रही हैं कि जो हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, लगातार प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को परिवर्तित करते जा रहे हैं। बात करें वर्तमान युग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। मतलब कह रहे हैं अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है वह एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके क्षेत्र में हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। मोबाइल वाला ही आप एक उदाहरण ले सकते हैं। पहले की टॉर्च में देखिए 3 सेल लगते थे, वो स्टील की टॉर्च आती थी बड़ी सी, और अब के टॉर्च में देखिए वो चार्जिंग वाली आने लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके कारण ही मानव चंद्र तल पर पहुंचने का में समर्थ हुआ है। मतलब कह रहे हैं यही कारण है जो मानव चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। बात करें विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक के विकास के फलस्वरूप ही आज के मानव के जीवन में समस्त क्षेत्र यथा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में प्रगति की है। ठीक है, बात करें चिकित्सा एवं नवीनतम पद्धतियां, यातायात एवं संचार के साधनों के आधुनिकता, नए नए कृषि यंत्र, उपकरणों एवं विधियों, उपयोग एवं नवीन यंत्र, उपकरण एवं विधियां। ठीक है, आज आधुनिकीकरण का ही देन है। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें तो पहले चिकित्सा के नवीनतम पद्धतियां आ गई। पहले ऑपरेशन किस तरीके से होता था, अब ऑपरेशन देखिए, कहते हैं दूरबीन से हम ऑपरेशन करवाए, कुछ हुआ भी नहीं, ऑपरेशन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, यातायात, पहले आप बैलगाड़ी से या घोड़ा से कहीं पे जाते थे ना, वो एक्का वाला होता था, घोड़े के पीछे वो बांध दिया जाता था, उस पर बैठ के चलते थे। अब आप देखिए किससे किससे, आप हवाई जहाज तो उड़ के जा रहे हैं सीधे। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो क्या कह रहे हैं, संचार के साधन देख सकते हैं। संचार मतलब पहले आप चिट्ठी वगैरह लिखते थे, अब व्हाट्सएप पे बात कर ले रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि यंत्र में पहले बैलों द्वारा हल चलाए जाते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह हो गए, उपकरण, ये सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें आई, यही क्या आधुनिकीकरण की ये सारी चीज़ें क्या हैं, देन है। ठीक है, इन सब साधनों के विकास के कारण हमारे व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। मतलब कह रहे हैं यही जो साधन है, इसी के कारण अगर हम देखें तो हमारा जो व्यक्तिक समाज है या फिर सामाजिक मूल्य हैं, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक मूल्य में क्या काफ़ी ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब कोई बैल से खेत जोतता है, कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, लेकिन अभी अब उतने लेवल पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें उदाहरण के लिए यातायात एवं संचार माध्यमों में आधुनिकता के कारण समाज के सदस्यों के संबंध में पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हुए और नए समाज के मूल्यों को ग्रहण किया गया। मतलब कह रहे हैं कि जो ये हमें संचार का और यातायात का साधन देखने को मिलता है, तो इससे क्या कह रहे हैं कि जो समाज के सदस्य थे उसमें पारंपरिक संबंध थे, जो पारस्परिक संबंध थे वो प्रगाढ़ हो गए। ठीक है, और क्या हुए, नए समाज के मूल्यों को ग्रहण किया। जैसे आप देखने को मिल रहा होगा कि पहले एक अलग तरीके का होता था, वो भैया बाहर रहते आज आ रहे हैं, एक अलग लेवल की खुशी होती थी। पता चल रहा है शनिवार को सोमवार को गए, शनिवार को फिर वापस आ गए, संडे रहे, शनिवार रहे, फिर सोमवार को चले गए, फिर हफ्ते भर पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमें अलग लेवल पे देखने को मिलती हैं।
इस प्रकार आधुनिकीकरण, परिवर्तन, रूपांतरण, गतिशीलता शब्द का घोतक है। मतलब कह रहे हैं इसी प्रकार जो आधुनिकीकरण है ये परिवर्तन और रूपांतरण और गतिशीलता, ये तीन चीज पाई जाती है। परिवर्तन मतलब लगातार आप परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, जैसे पैंट में आपने देखा, ठीक है। रूपांतरण, जैसे मोबाइल आप चलाते थे लेकिन अब उसका रूपांतरण हो गया, मतलब उसका रूप परिवर्तित हो गया, आप टच में आप चलाने लगे। गतिशीलता मतलब आप पहले बैलगाड़ी से 2-4 दिन लगा देते थे कहीं पे जाने में, अब आप पता लग रहा है 2 घंटे 4 घंटे पहुंच जा रहे हैं, तो ये गतिशीलता है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को मिलाकर ही आधुनिकीकरण बनता है। जो परिवर्तन, रूपांतरण व गतिशीलता होती है वह ऊपर से नीचे की ओर अर्थात प्रगतिशील दिशा की ओर होती है, ठीक है। यह परिवर्तन संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्ष, क्या भौतिक एवं अभौतिक पक्ष में ना होकर के दोनों पक्षों में होता है। हाँ, यह अवश्य है कि आधुनिकीकरण में अभौतिक पक्ष की तुलना में भौतिक पक्ष के अधिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इन परिवर्तनों को लाने का श्रेय पाश्चात्य भौतिकवाद और जो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक तथा सांसारिक मूल्यों पर आधारित है को ही है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पे भौतिक और अभौतिक दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें जो भौतिक परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है आधुनिकीकरण में। भौतिक का मतलब समझ रहे होंगे जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, अब के लोग कैसे रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। संक्षेप में एवं सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी परंपरागत समाज में होने वाले उस परिवर्तन, रूपांतरण व गतिशीलता से है जिनमें वह परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को त्याग कर उन्नत के पश्चात समाजों के आधुनिक व नवीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को ग्रहण करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम पूरे को देखें तो हमें आधुनिकीकरण से यह तात्पर्य मिलता है कि जो हमें लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लगातार रूपांतरण देखने को मिलता है, लगातार जो स्पीड देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुरानी चीज़ों को त्याग कर नई चीज़ों को ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को परिवर्तित देखने को मिलते हैं, यही क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक मिनट। अब बात कर लेते हैं आधुनिकीकरण की परिभाषा। आधुनिकीकरण की परिभाषा क्या होगी, हम कैसे आधुनिकीकरण को परिभाषित करना चाहें तो कैसे करें। जैसे आपसे पूछ सकता है आधुनिकीकरण की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो आधुनिकीकरण की परिभाषा देखते हैं। बात करें हालपर्न, कौन, हालपर्न ने आधुनिकीकरण की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है, मतलब किसी का रूप बदल जाए, हो वही चीज़ जैसे पहले भी मोबाइल चलाते थे अभी भी मोबाइल चला रहे हैं, बस चेंज हो गया, पहले कीपैड आती थी अब टच आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आधुनिकीकरण रूपांतर से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। कह रहे हैं कि इससे हमें कहाँ कहाँ पे, तो राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक पहले एक तरीके से सभी के पास नेता लोग उपलब्ध नहीं हो पाते थे, अब देखिए फ़ोन पे उपलब्ध हो जा रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी वो हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या बहस हुई है हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। बात करें सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक में मतलब आप ग्रुप पे अगर किसी के यहाँ कुछ है तो ग्रुप पे डाल दे भैया सभी को आना है 5 बजे पहुँच जाना, ठीक है। तो सभी ये सामाजिक। आर्थिक बौद्धिक, आर्थिक बौद्धिक मतलब अब लगातार देखिए आर्थिक रूप से, जैसे पहले लोग काम करके ही पैसा कमाते थे, अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कोई मोबाइल से पैसा कमा रहा है, कोई लैपटॉप से पैसा कमा रहा है। फिर बौद्धिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक आदि रूपांतरण किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं इससे मनुष्य का जो ये सब कुछ बदल रहा है, इससे ही मनुष्य क्या करता है, अपने समाज का निर्माण करता है। यह किसने कहा है, तो ये हालपर्न ने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर किसने कहा है, पाई ने क्या कहा है आधुनिकीकरण के बारे में। इन्होंने कहा है आधुनिकीकरण एक नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है। मतलब कह रहे हैं जो आधुनिकीकरण है ये नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है। मतलब आपका जो मानसिक दृष्टिकोण है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से समझते हैं, इसी चीज़ को जब नए रूप में ले आना, ठीक है। पहले लोग किसी, आप रूढ़भाषा देखते होंगे, पहले लोग कोई मंदिर में नहीं जाने को पाता था, ठीक है, छोटी जात के लोग मंदिर में नहीं जाने पाते थे, अब सभी लोग मंदिर जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं पे तो देखने को मिलता है जूता वगैरह भी, चप्पल पहन के भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये अब कोई उतना ध्यान नहीं देता है, तो ये हमारी क्या है, मानसिक दृष्टिकोण की उपज है, ठीक है, जो ये नए प्रकार की देखने को मिलती है।
बात करें जिसमें मशीनों एवं प्रविधियों के उपयोग के लिए नई पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, सामाजिक संबंधों में एक नया प्रारूप बनता है। तो यह किसने कहा है? पाई ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करें तीसरे नंबर कौन है? श्री एन प्रसाद जी ने आधुनिकीकरण के बारे में कहा है। इन्होंने कहा है आधुनिकीकरण सदैव एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जिससे वर्तमान संस्थानिक संरचना बेकार हो जाती है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो वर्तमान संस्थानिक रचना है ये क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। इसकी सफलता समाज में आंतरिक रूपांतरण तथा क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब कह रहे हैं इसकी जो सफलता है वो किस पे? आंतरिक रूपांतरण, मतलब लोग अंदर से किस प्रकार से इस चीज़ को फील कर रहे हैं इसके क्षमता पर हमें दिखाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है आधुनिकीकरण की विशेषताएं। अब देख लेते हैं, आपने आधुनिकीकरण की परिभाषा देख ली, अब देख लेते हैं आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। यदि हम आधुनिकीकरण की अवधारणा व अर्थ का विश्लेषण दृष्टि से विचार करें तो हमें उसकी विशेषताओं का पता चलता है। मतलब कह रहे हैं किस तरीके से? विश्लेषणात्मक दृष्टि से, मतलब उसको एक अलग लेवल पर देखें, उसकी अवधारणा और अर्थ को क्या करें? एक अलग विश्लेषणात्मक मतलब होते हैं कि इसकी खूब व्याख्या करके और खूब बृहद रूप में देखें तो हमें इसके कई क्या विशेषताएं पता चलती हैं। इन विशेषताओं पर निम्नलिखित परिस्थितियों के रूप में समझाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं इस विशेषताओं को कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें समझाया जा सकता है। जैसे पहला क्या है? शिक्षा के रूप में हमें समझाने को मिलता है। शिक्षा आधुनिकीकरण का एक अत्यधिक सशक्त साधन है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा है ये आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आधुनिकीकरण में। ठीक है, बात करें जिन समाजों में शैक्षिक वातावरण उच्च स्तर का होता है उनमें तीव्र से सामाजिक परिवर्तन होता है। मतलब कह रहे हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिस सोसाइटी में सभी लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, वहाँ पर परिवर्तन हमें एक अच्छे लेवल पर देखने को मिलता है। बात करें शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक विकास हेतु मार्ग खोजे जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है इसी के द्वारा ही हम क्या करते हैं? आर्थिक विकास, मतलब पैसा कमाने, इनकम करने की नए नए तरीके ढूंढ पाते हैं। बात करें उच्च सामाजिक आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जो उच्च सामाजिक आकांक्षाएं हैं उनका निर्धारण किया जाता है तथा ज्ञान भंडार बढ़ता है इससे। ठीक है, बात करें नैतिक मूल्यों का गत्यात्मक व्यवस्था में का सृजन होता है। मतलब कह रहे हैं जो नैतिक मूल्य हैं उनका गत्यात्मक व्यवस्था का सृजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। मतलब क्या है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या? सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। पहले समाज परिवर्तित होगा तभी हमें आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा। वह समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही संभव है। मतलब कह रहे हैं जब सभी को शिक्षित कर दिया जाएगा तभी हम देख पाएंगे कि पूरे समाज में परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है। बात करें दूसरा नंबर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेरणा एवं उच्च आकांक्षाएं। क्या? प्रेरणा एवं उच्च आकांक्षाएं जो हैं ये भी आधुनिकीकरण का एक कारण है। जैसे देख सकते हैं विशेषता है, जैसे देख सकते हैं जो कुछ समाज नयापन देखना चाहते हैं उनमें उच्च स्तर की प्रेरणा एवं उच्च स्तर की आकांक्षाएं पाई जाती हैं। बात करें इनके आधार पर ही उनमें रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा तथा आकांक्षा का प्रादुर्भाव होता है। मतलब कह रहे हैं जो समाज है जिसको आधुनिकीकरण देखना है वो क्या करते हैं? उस पर एक अलग लेवल की प्रेरणा पाई जाती है। प्रेरणा मतलब किसी न किसी से प्रेरित होता है आदमी ना, तो एक प्रेरणा पाई जाती है और उसमें एक अलग लेवल का आकांक्षा का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, बात करें आगे देखते हैं। कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जो अपने वर्तमान से शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उपलब्धियों से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, बात करें इनमें प्रेरणा तथा आकांक्षा शक्ति नहीं होती है और पिछड़ जाते हैं। मतलब कह रहे हैं ये कुछ ऐसे होते हैं जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसके कारण उनमें क्या है? हमें परिवर्तन कम देखने को मिलता है, उनमें आधुनिकीकरण हमें कम देखने को मिलता है, वो पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत उच्च आकांक्षा स्तर तथा प्रेरणा शक्ति उसे आधुनिक बनाकर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करती है। ठीक है, बात करें जो जिनके अंदर उच्च लेवल की प्रेरणा, जो उच्च लेवल की आकांक्षा देखने को मिलती है, आकांक्षा शक्ति देखने को मिलती है, वही चीज़ क्या करती है? समाज को आधुनिक बनाती है और उसको प्रगति की ओर ले चलती है। बात करें तीसरी विशेषता हमें देखने को मिलती है उच्च ज्ञान हेतु जिज्ञासा प्रवृत्ति। क्या? उच्च ज्ञान हेतु हमें जिज्ञासा प्रवृत्ति चाहिए। जैसे अगर आप उच्च लेवल का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होगी तभी आप एमए कर रहे हैं, नहीं आपने बीए करके छोड़ दिया होता। ठीक है, अब इसके आगे आप पीएचडी करेंगे या फिर नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी कुछ देखेंगे तो आपके अंदर एक जिज्ञासा है ना, नहीं तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो आपको क्या करने की ज़रूरत थी। बात करें जिन समाजों में विश्व में
हो रहे परिवर्तन तथा विकास कार्यों को जानने का भाव नहीं होता, वहाँ उच्च ज्ञान के साधन का अवसर नहीं मिलते। वहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आधुनिक विचारों से तीव्र नहीं हो पाती और वह समाज आधुनिक विचारधाराओं को ग्रहण नहीं कर पाता। उच्च ज्ञान भंडार द्वारा ही समाज अपने उत्पाद, कृषि, सुरक्षा एवं यातायात में आधुनिकतम साधनों को अपनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नंबर हमें देखने को मिलता है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता भी क्या हो जाती है? आधुनिकीकरण की एक विशेषता हो जाती है। आधुनिकीकरण के लिए केवल सामाजिक परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है, अपितु उन परिवर्तन को ग्रहण करना भी है। मतलब कह रहे हैं सामाजिक परिवर्तन देखने से ही हमें आधुनिकीकरण नहीं आती, उसको हमें ग्रहण भी करना पड़ता है, मानना भी पड़ता है। बिना ग्रहणशीलता के आधुनिकीकरण असंभव है। मतलब कह रहे हैं अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप आधुनिकीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। जब समाज पुरानी मान्यताओं को शीघ्र त्याग कर नवीन मान्यताओं को ग्रहण कर लेता है तो उन समाज को आधुनिक समाज कहा जाता है। बात करें आधुनिकीकरण की, यह प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, पांचवी विशेषता हमें देखने को मिलती है यहाँ पर औद्योगिक उन्नति। ठीक है, क्या? औद्योगिक उन्नति, औद्योगिक प्रगति के कारण उच्च स्तरीय आधुनिकतम उत्पाद होते हैं। जीवन यापन के लिए आधुनिकतम आरामदायक साधन मिलते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर उठता है। ठीक है, रीति रिवाजों में परिवर्तन तथा यातायात के साधनों में नवीनता उपभोक्ता तक पहुंच पाती है। बात करें इन नवीन साधनों के औद्योगिकीकरण में भी तीव्रता के साथ विकास होता है। कृषि व्यवसाय में सभी औद्योगिक द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप समाज का आर्थिक विकास होता है। वह समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हैं और परंपराओं को तोड़कर भाग्य को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बात करें आगे, छठा नंबर विशेषता हमें जो देखने को मिलती है वो है गत्यात्मक नैतिक व्यवस्था। इसमें क्या है? आधुनिकीकरण के लिए समाज नैतिक मूल्यों का गत्यात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप ही समाज अपने परंपरागत नैतिक मूल्यों की सीमा से बाहर निकलकर नवीन नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। जो समाज परंपरागत नैतिक मूल्यों को छोड़कर नए नैतिक मूल्यों को ग्रहण नहीं कर पाते, उन समाज को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ही नहीं चल पाती। बात करें आधुनिकीकरण के लिए समाज में ऐसी व्यवस्था तथा क्षमता होना चाहिए जिससे समाज में नए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। जिस संस्कार को हम आज बुरा समझते हैं उसे यदि अपना लिया जाता है तो गत्यात्मक नैतिकता कही जाएगी। ठीक है, बात करें बिना नैतिक गत्यात्मकता के समाज के नैतिक मूल्यों का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता और पुराने संस्कारों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण आज में परिवर्तन समाज के लिए है। ठीक है, आज के परिवर्तन समाज के लिए है। बात करें और इस प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवीं विशेषता हमें देखने को मिलता है सामाजिक परिवर्तनशीलता। जिन समाज में सामाजिक परिवर्तनशीलता तीव्र गति से घटित होती है उसके अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्रता के साथ होती है। बात करें आधुनिकीकरण के अंतर्गत प्राचीन मान्यताओं को त्याग कर आधुनिक नवीनताओं को ग्रहण करना होता है। इसे ही सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। आधुनिकीकरण के लिए यह परिवर्तन अनिवार्य एवं आवश्यक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।